नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम इस समय हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में। बस्तर की बदलती इमेज या बस्तर का जो इन्वायरमेंट बदल रहा है उसमें हमारे युवाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल है, एक भूमिका है। और जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो भारत जैसे विकासशील देश में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, यानी बेरोज़गारी की। कि सारे के सारे युवा जो है वो सरकारी नौकरी चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, नौकरियां हैं नहीं। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो है बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कहते हैं, व्यवसाय में कहते हैं। तो आज हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं ये सेलिब्रिटी हैं बिजनेस के सेक्टर में छत्तीसगढ़ बस्तर में, क्योंकि इन्होंने बस्तर छत्तीसगढ़ में नौकरी करने का एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना खुद का एक बिजनेस, एक व्यवसाय स्टार्ट किया है जो लोगों को प्रेरणा दे रही है, मोटिवेट कर रही है युवाओं को बस्तर में, और बस्तर की इमेज बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। बहुत लोग, आप लोग इनको पहचानते होंगे सोशल मीडिया के, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, आप बी बिंदु जी हैं, बस्तर जगदलपुर से हैं, और आप जो है वो एक एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस वुमेन बस्तर जगदलपुर में आप काम कर रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते जी। सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको प्लीज़ अपने बारे में, आपकी जो जर्नी रही है कि बस्तर जगदलपुर में आपकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए सबसे पहले। मेरा नाम बी बिंदु है और मेरी पढ़ाई, मैं पैदा जगदलपुर में हुई हूँ। मेरी पढ़ाई निर्मल विद्यालय से हुई है। मैं 12th तक निर्मल विद्यालय स्कूल में पढ़ी हूँ और 11th-12th मैथमेटिक्स था मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद पीईटी क्वालिफाई करने के बाद मैंने भिलाई में इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमपी क्रिश्चियन कॉलेज जी। वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद 2013 में मैं पास आउट हुई। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसेशन टाइम था, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और सारे मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो सारे, हाँ जी, बैचमेट्स थे, वो सॉफ्टवेयर सेक्टर की तरफ जा रहे थे। लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर सेक्टर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे नैनो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। लेकिन मैं ब्रेक लेकर वापस आ गई। मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कुछ दबाव नहीं डाले कि मुझे तुरंत ही ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब लेना चाहिए। जी, वैसा कोई प्रेशर नहीं था। तो मैं घर आई, 1 साल ड्रॉप ली। 1 साल में मैंने गेट क्वालिफाई किया, गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। पर वो 1 साल का ड्यूरेशन बहुत चेंज वाला टाइम था, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं बस्तर के लिए ही मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे पापा, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे जो फादर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ड्राइवर का पोस्ट पे काम करते थे। तो पापा के थ्रू मुझे बस्तर के गांव और उनकी परेशानियां फर्स्ट हैंड मुझे पता चलती थी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेरे पापा ट्रक चलाते थे, तो वो पोल कैसे लेकर जाते हैं, बारिश हो रही है फिर भी वो लोगों को जाना है और गांव वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है। तो वो सारा मैं बचपन से सुनते आई, और वो एक मोटिवेशन था, वो मन में था। उसको मैं काम में कैसे ला वो मुझे नहीं पता था। 3 साल तैयारी करी मैं पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होते थे प्रीलिम्स, लेकिन मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाती थी जी। और मैं घर पे ही रह के तैयारी करी, उसके लिए कुछ कोचिंग ऐसा कुछ नहीं था, सेल्फ प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम्स सारे करे। वैसे 3 साल निकला। 2016 में जब अमित कटारिया साहब यहाँ पे कलेक्टर थे, तो उस टाइम पे टूरिज़्म का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में करियर ऑप्शन चालू हुआ। तो मैं उस प्रोग्राम से जुड़ी एज ए ट्रेनर। मुझे ये नहीं पता था कि, जैसे सबको नहीं पता था कि यहाँ पे टूरिज़्म में करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मैं भी
यूं ही जुड़ गई, एज अ ट्रेनर जुड़ी, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी और उस समय गांव के बच्चों को बेसिक इंग्लिश ट्रेनिंग देना था। जी। तो मैं ट्रेनिंग पे जुड़ी और फिर तब वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा जो स्किल है, राइटिंग स्किल, मुझे लिखना बहुत पसंद है बचपन से ही। मुझे क्लास, थोड़ा पीछे जाते हैं यहाँ पे जी मैं। जी बिल्कुल, आराम से आप बिल्कुल डिटेल में बताइए हमारे यूथ को, बिल्कुल प्लीज। क्लास 9th में दैनिक भास्कर एक पेपर के साथ फ्राइडे को एक मैगजीन आता था, बाल भास्कर। बिल्कुल। उसमें एक कॉलम होता था, चित्र देखो कहानी लिखो। जी। तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया था और 250 वर्ड्स का आपको कहानी सबमिट करना होता था। तो वो 9th क्लास में थी मैं तो उस टाइम पे, और मेरा कहानी सेलेक्ट हो गया। जी। वो एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया मुझे कि मैं लिख सकती हूँ, बहुत मोटिवेट किया। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वहाँ से फिर मैंने लिखना छोड़ा नहीं, मैंने कंटिन्यू रखा। क्लास 8 से एक पर्सनल जर्नल रखना। क्लास 8 अभी मैं वो डायरी पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि उस टाइम का बचपन का कहानी, वो सारा चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ही लिखी क्या उस टाइम पे। जी। तो फिर लिखना एक मेरा पैशन बन गया। फिर जब टूरिज़्म में यहाँ पे मैं जुड़ी तो समझ में आया कि बस्तर का नेगेटिव परसेप्शन कितना ज़्यादा है। अगर आप गूगल करेंगे बस्तर के बारे में तो आपको नेगेटिव न्यूज़ चीज़ें ज़्यादा ही ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे हमको ऐसा कोई चाहिए था जो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी बात करे। जी। और कंटेंट जो है वो नेगेटिव ज़्यादा था। तो टूरिज़्म एक पॉजिटिव फोर्स की तरह काम कर रहा था, जहाँ पे हम लोग बस्तर का पॉजिटिव इमेज हम लोगों को बता सके। तो फिर मैं उसके बाद पीछे नहीं हटी और वहाँ से मेरा टूरिज़्म में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। जी। तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग इसलिए भी है क्योंकि एक इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं या जो पास आउट, उनको अपनी इंजीनियरिंग के दिन बहुत याद आते हैं कि कितनी मस्ती होती है, कितना चीज़ें होती हैं। और इंजीनियर्स के बारे में तो जनरली कहा जाता है कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अपना खुद का बिजनेस, और वो भी टूरिज़्म सेक्टर में डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब लोगों को ऐसा बहुत कम होता है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि लिखने का या क्रिएटिव थिंकिंग का, क्योंकि लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है, कुछ विजुलाइज करना पड़ता है। और जैसे आपने बताया कि दैनिक भास्कर के बाल भास्कर में आपने पहली बार लिखा था, तो फोटो देख के इमेजिन करना, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, वो धीरे धीरे आपने उसको जारी रखा और बाद में वही जा करके आपको एक प्रोफेशन के रूप में आपका जो टैलेंट, आपकी स्किल थी, वो कन्वर्ट हुई। इंजीनियरिंग में जनरली स्टूडेंट्स ये देखते हैं, चूँकि आपने इंजीनियरिंग की है, कि इस साल किस ब्रांच का ज़्यादा डिमांड है, किस ब्रांच की ज़्यादा डिमांड है, और उसी के हिसाब से आती है। तो आपका ENTC था और नेक्स्ट ईयर आपने बताया कि सॉफ्टवेयर का एक ज़्यादा हो रहा। इंजीनियरिंग करते समय कुछ आपने कुछ क्या चीज़ें भिलाई में सीखी जो जगदलपुर में, यहाँ बस्तर में नहीं थी, कुछ नया वैल्यूडेशन? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो छोटे कस्बों से बड़ी जगह पे रिलेटिवली जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 4 साल की इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या चीज़ें आपने वहाँ देखी, सीखी भिलाई रायपुर में रहते हुए, क्योंकि ये मोटिवेट करता है युवाओं को? सबसे पहले तो जब ओरिएंटेशन होता है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं तो वो कॉमन होता है सब्जेक्ट सबके लिए, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे जब लोगों को बी बिंदु जगदलपुर से आई है, तो वो जगदलपुर नहीं होता था, वो लोग चिढ़ाते थे जंगलपुर बोल कर। वाह। तो शायद वो भी एक बैक ऑफ द माइंड एक रहा होगा कि मुझे मेरे जगह के लिए जो है वो सच्चाई या फिर जैसे चीज़ें हैं वो बताना है। वो एक चिढ़ाने के तौर पे वो ले सकते हैं। लेकिन 12th तक का मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब क्योंकि पेरेंट्स साथ में रहते हैं और हमेशा साथ में होते हैं, तो हम एज एन इंडिविजुअल क्या है वो हमें पता नहीं होता है। और इंजीनियरिंग के टाइम पे 4 साल आप अकेले होते हैं, आपके रूममेट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते हैं। आप एक इमेज अपना खुद बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत
मेरे ख्याल से मुझे बहुत हेल्प मिला कि मैं जो बिंदु आज हूँ वो उसका फाउंडेशन या बेस रखने का काम स्कूल के बाद इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करा, भले ही मैं इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में ना हूँ। और उसमें टेक्नो क्लब की मैं मेंबर थी। टेक्नो क्लब में आपको नई नई चीज़ें बनाकर पेश करना होता था। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थे तो हमने उस टाइम पे 2009 का बात है जी, फर्स्ट ईयर में 2009 में थी उस टाइम पे। तो हमने रोबोटिक्स को यूज़ करके वायर से रोबोट चलता था, हमने वायरलेस रोबोट बनाया था। वेरी वो इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग था। और मेरा जो ग्रुप था, हम 4 मेंबर्स थे उसमें, हम अकेली लड़कियां थी जिन्होंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वायरलेस रोबोट बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं इंजीनियरिंग के टाइम पे जो हेल्प करी एज अ ह्यूमन बीइंग। पर्सनालिटी डेवलप करने में। जी। तो जगदलपुर या ऐसे एरियाज के स्टूडेंट जो छोटे जगहों जी। से आते हैं जहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती जी। हैं, वो इस चीज़ को अगर देखें आप तो उसमें डीमोटिवेट होने की कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फोकस रखना है कि भाई मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, जी। तो आप करते हैं। जी। अब एक क्वेश्चन ये मन में उठता है कि जनरली 2009-10 आपका निकल रहा था जी। और जनरली इंजीनियर्स या तो पीएससी यूपीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं छत्तीसगढ़ या इंडिया में भी देखें तो, और मोस्टली एमबीए में जा रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज में। तो आपके मन में नहीं आया कि मैं एमबीए कर लूं और एक अच्छी नौकरी लग जाएगी बिजनेस मैनेजमेंट करने में, या इंजीनियर्स प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है वगैरह? एमबीए का तो सर मैं नहीं सोची, लेकिन मुझे नैनोटेक का बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि रोबोटिक्स था। फिर फाइनल ईयर 2013 में हमारा एक नेशनल वर्कशॉप भी हुआ था नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर में। तो उस टाइम पे ग्राफीन हो गया, ये सारे बहुत एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन फिर वही है कि प्रॉपर गाइडेंस का कमी होता है। भले ही छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस, अभी का सिचुएशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2013 के टाइम का पढ़ लिए और वहीं तक का ख़त्म हो गया। उसके बाद में पास आउट होने के बाद में वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके बाद भी हमको करियर गाइडेंस की ज़रूरत है कि जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या करना है। जी। और प्लेसमेंट वगैरह का कैसे था? प्लेसमेंट के ऑप्शंस बहुत अच्छे थे सर, लेकिन फिर वही, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के कॉलेज में पढ़े हैं तो हमारे लिए सिर्फ बीपीओ कॉल सेंटर के ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास वैसे ही आते थे। ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से बड़े शहरों के कॉलेजेस में ज़्यादा जाता होगा जी। उस टाइम पे कॉल सेंटर्स और आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट ज़्यादा होते थे। जी। तो फिर आप चली आई जगदलपुर 2013-14 में। जी। और उसके बाद यहाँ एक साल लेके आपने गेट की तैयारी की, गेट क्वालिफाई किया, और फादर चूँकि आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ड्राइवर थे, और ये भी कहीं ना कहीं आपको इंटरनली मोटिवेट करता है कि मुझे अपने फैमिली की जो इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको, उसमें कुछ चेंज करना है, मुझे लीड करना है, मुझे सोसाइटी में कुछ प्रूफ करना है। देखिए, हम कैमरे के सामने बात कर रहे हैं तो अच्छी बात करेंगे, ये तो अच्छी बात है, बट बैक ऑफ द माइंड जब हम अपने घर में डेली लाइफ में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें मेंटली जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है कि मेरे फादर की जॉब इस तरह से है, इंजीनियरिंग मुझे पढ़ा दिया है, बस्तर में बाहर के लोगों का जो एक परसेप्शन ये है, तो मुझे कुछ करना है। जी। तो आपका फिर आपकी आगे की जर्नी कैसी रही यहाँ जगदलपुर में? 3 साल उसके बाद 2016 से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो एज अ ट्रेनर यहाँ पे मैं जुड़ी टूरिज़्म सेक्टर में। बच्चों को, मतलब बच्चे नहीं, जो यूथ था उस टाइम पे, उनको ट्रेन करने का, इंग्लिश टर्म्स उनको सिखाने थे। अच्छा। 6 महीने का ही वो प्रोजेक्ट था, उससे ज़्यादा नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन वो 6 महीने हमने बहुत सारी चीज़ें करी। और उस टाइम पे ढोलकल ट्रैक स्टार्ट हुआ। ढोलकल जी, टूरिस्ट स्पॉट है जी यहाँ पे। तो वहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ पहला। लोग ऐसे जाते थे, लेकिन किसी को, आम लोगों को नहीं पता था, आम पब्लिक को, मतलब पब्लिक को नहीं पता था कि एक ढोलकल नाम का जगह है और वहाँ पे ट्रैकिंग हो सकता है। तो उस टाइम पे
सारा नया चीज़ें था। जैसे अभी के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत चीज़ों को बढ़ा हाँ, देती जी, है जी, एकदम, जी, आप जानते जी। हैं। तो 2016 के टाइम का आप सोचिए, वो कंटेंट बहुत नया, मतलब ढोलकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। वो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ कंटेंट राइटर का। और जैसे पहले हमने बात किया बाल भास्कर से कंटेंट राइटर का एक जर्नी, कि मेरा जो स्किल है या पैशन है राइटिंग का, उसको मैं एक प्रोफेशन के तौर पे मैंने उस 6 महीने के ड्यूरेशन पे कन्वर्ट किया। जी अगेन यहाँ पे मेरे जो मेंटोर रहे हैं जीत सर, उनका बहुत जी, हेल्प रहा है उसमें। दो चीज़ें यहाँ बता दें। सबसे पहले तो ढोलकल जगदलपुर से कितनी किलोमीटर दूर है यहाँ से? 70 + 30 100। अराउंड 100 जी किलोमीटर जी दूर है। जी और जगदलपुर जो है वो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, केंद्र में है। रायपुर से साउथ यानी दक्षिण में 300 किलोमीटर दूर है जगदलपुर। जगदलपुर से जो है आप देखेंगे कि यहाँ से 100 किलोमीटर साउथ की तरफ जी ढोलकल में गणेश भगवान जी की मूर्ति है, पहाड़ के एकदम ऊपर में। और जब आप वहाँ चढ़ते हैं तो जो आपको रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है वो एकदम आपको एकदम हिला के रख देता है कि इतनी ऊंचाई पे गणेश भगवान जी की प्रतिमा है, गणेश भगवान वहाँ है। और वहाँ से जो आपको नीचे का नज़ारा दिखता है, वो ट्रैकिंग जो आप कह रही जी। हैं, वो बहुत ही सुंदर है। आप जो देख रहे हैं एक बार इंटरनेट पे सर्च करिए, बिंदु जी की वेबसाइट है, वहाँ भी आप देखिए तो आपको एक आइडिया लगेगा। नंबर 2, आपने नाम लिया जीत सिंह आर्या जी का। जीत जी के साथ हमारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और उनकी जर्नी के बारे में भी हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया है कि किस तरह से उन्होंने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसका नाम है अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है काफ़ी फेमस है बस्तर के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। तो जीत सिंह आर्य जी जो हैं अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के फाउंडर, उन्होंने आपको फिर जो है गाइड करना, जी। मोटिवेट करना स्टार्ट किया। तो अब आगे बताएं प्लीज़। फिर कंटेंट राइटिंग उसमें मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फर्स्ट हैंड लोग डेस्टिनेशन के बारे में कंटेंट बताना। जैसे आप चित्रकूट तो सब जाते हैं, जाते थे पहले भी, जी लेकिन वहाँ और नए एक्सपीरियंसेस क्या है। जैसे वहाँ पे कैंपिंग स्टार्ट हुआ कम्युनिटी टूरिज़्म के माध्यम से, और ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ। फिर जो यहाँ का लोकल खान पान है बस्तर का, उस वो भी लोगों को बताना कि आप ये ट्राई कीजिए। तो अच्छा, सॉरी आपको जी एक जी पॉइंट रोक रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर में आप देखेंगे कि यहाँ चींटियों की, चींटे होते हैं ना, उनकी चटनी बनती है। और मान्यता क्या है आप ही बताइए चींटियों की चटनी को लेके। उसको चापड़ा बोलते हैं। चापड़ा चाटनी। हाँ जी। जो रेड एंट होते हैं उसको चापड़ा बोलते हैं, और वो कोई से भी रेड एंट्स नहीं होंगे, वो रेड एंट हैं, लाल चींटियां, वीवर जी। एंट्स बोलते हैं उसको। जो आम के पेड़ या फिर साल के पेड़ में घोंसले बनाकर रहते हैं, उनका घोंसला बनता है जी। और पत्तों के बीच में वो अपना घोंसला बनाकर रखते हैं। फिर उसको तोड़ के यहाँ पे क्रश करके फिर उसका चटनी बनता है, हरी मिर्च और थोड़े स्पाइसी जो भी चीजें डाल करके चटनी जी बनाते हैं। और उससे मान्यता होती है कि इससे बीमारियां जी। दूर होंगी। क्या क्या है, जस्ट एक ब्रीफ में। क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड रिच कंटेंट है उसका, इसलिए उससे मलेरिया, यहाँ के जो ट्राइबल हैं या फिर गांव के लोग हैं, नॉट जस्ट ट्राइबल, गांव के लोग हैं, वो लोग उसे उसका यूज़ करते हैं मलेरिया को क्योर करने के लिए। या फिर जो बुखार होता है आपको, वो चापड़ा चटनी खाने से बुखार भी उतरता है, तो इसका यूज़ उसमें होता है। तो ये है। और दूसरी बात आपने कही चित्रकूट वाटरफॉल जी के बारे में, ये भी जगदलपुर से 35 से 40 किलोमीटर दूर जो है बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। लोग जाते हैं वहाँ, नहाते हैं, वहाँ घूमते हैं, देखते हैं। तो आप जो है इन सब जो स्पॉट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स कह सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स जी हैं, इनमें कहाँ जाना है, कैसे क्या है, उनको लेकर के कंटेंट जो है जी वो राइटिंग का आप काम जो है करती स्टार्ट रहिए। किया। जी Yes. उसके बाद फिर अनएक्सप्लोर्ड बस्तर में वहाँ से स्टार्ट करके कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करके, क्योंकि सोशल मीडिया है तो वहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं कि ये कहाँ है या हम कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहला जवाब तो आपको ये देना होता है कि इज़ बस्तर सेफ। तो हाँ, बस्तर सेफ है। कोरा वगैरह पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको जी, देखने को जी। मिलेंगे और बाकी जगहों पर कि जी। इस बस्तर सेफ, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ लोग ही नहीं रह रहे हैं,
आप बिलीव करिए, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, देखिए। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है ये बहुत ही सुंदर जगह है। आप एक बार आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका क्या रिप्लाई देती थी आप? तो क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो उन फीमेल जब आंसर कर रही है तो साइकोलॉजिकली वो बहुत इम्पैक्ट करता है ट्रस्ट बिल्डिंग पे। तो वहाँ पे वो जवाब देना होता था कि हाँ बस्तर सेफ़ है, आप यहाँ रुक सकते हैं। हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है, हमको जो टूरिज़्म में हमको करना होता था, एक तो बस्तर लोग पहले आएँ, उसके बाद बस्तर में रुकें। वो जितने नाइट्स वो रुकेंगे उनका ट्रस्ट भी उतना बढ़ेगा, और हमारा जो लोकल टूरिज्म है उसमें इकोनॉमी जो है वो भी रिवॉल्व होके बढ़ेगा। तो फिर वैसे क्वेरीज़ को आंसर करना, वहाँ से फिर मैं सेल्स में आई। सेल्स में आने के बाद में फिर फर्स्ट हैंड लोगों के जो क्वेरीज़ हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से पैकेज डेवलप करने का काम स्टार्ट किया। वहाँ से ऐसे स्टेप बाय नहीं, स्टेप। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सॉरी आपको रोक जी रहे हैं, नहीं सर, कि प्लीज। आप इंजीनियर हो करके आप कम्युनिटी टूरिज्म और ये सारी चीज़ें, देखिए ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग वगैरह तो आज के डेट में सब कर रहे जी हैं, जी। और आने वाले टाइम में ये जो बाद में वीडियो देखें उनको लगेगा ये क्या चीज़ है, ये तो नॉर्मल है। हाँ बट एक इंजीनियर जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग जो है चीज़ों को लेकर के काम करना, उसके लिए क्या आपको चैलेंजेस क्या है? आपको लगता नहीं है कि आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेनी थी तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाती? या आज की डेट में जो लोग एमबीए किए हैं, मैनेजमेंट पढ़ाई किए हैं, चाहे बीबीए हो या एमबीए हो, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं अगर वो समझ जाएं कि मार्केटिंग कैसे करना है या सेल्स कैसे करना है? तो टेक्निकली अगर मैं स्ट्रॉन्ग शायद नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन पैशन, क्योंकि जैसे आप अगर घूमने आ रहे हैं यहाँ पे, आपने मुझे फ़ोन पे कॉल किया या व्हाट्सएप जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मुझसे कांटेक्ट किया, सामने वाला मैं ऐसा मान के चलती थी कि मेरे घर कोई आ रहा है अच्छा, हाँ और हाँ, उसको आना ही है, वो मेहमान जाना नहीं चाहिए, वो मेहमान को मेरे घर आना ही है। जी। तो शायद वो पैशन के कारण मेरे पास कन्विंसिंग स्किल शायद मेरा अच्छा है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है जी। इसलिए वो कन्वर्जन रेट्स ज़्यादा थे। तो मैं एक्सपीरियंस से सीखी सर, मुझे टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन बाय एक्सपीरियंस मैंने उसमें सीखा, तो वो बहुत हेल्प किया उस पर धीरे धीरे। जी। जी तो मार्केटिंग होती गई, लोगों की क्वेरीज आप सॉल्व करती रही, एक पॉजिटिव इमेज टूरिज्म को लेकर के आप प्रमोट करती रही। जी और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि घूम के सेम डे वापस चले जाना जी रायपुर या जी जहाँ उड़ीसा, क्योंकि यहाँ जगदलपुर में उड़ीसा का बॉर्डर भी लगता है, तो उड़ीसा से भी लोग आते हैं। विशाखापट्टनम आंध्रा यहाँ पे पास में है, और काफ़ी मतलब आप देखेंगे कि वैरायटी ऑफ लोग यहाँ पे आते हैं। तो रात को रुकना, क्योंकि लोगों को थोड़ा-सा एक मन में रहता है कि पता नहीं सेफ्टी है कि जी नहीं है, और कैंप करना, जी कैंपिंग करना, जी तो वो भी एक इंटरेस्टिंग। तो ये सब काम में आपने जो है इनिशियली ये सब चीज़ें जी अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के जी। साथ रहते हुए काम किया। फिर उसके बाद आगे की जर्नी कैसी रही आपकी? सर और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर लग रहा होगा कि ये एक दिन पे हुआ, नहीं, ये एक दिन पे नहीं हुआ। इसके लिए हमने सालों मेहनत किया, 4 साल 5 साल हमने मेहनत किया, लोगों के अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड होने का कि आप बस्तर आ सकते हैं, बस्तर सेफ़ है, और बस्तर में आप रुक सकते हैं और आप घूम भी सकते हैं। तो जी एक रात पे नहीं हुआ, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। जी। फिर 2019 में मेरे फादर का डेथ हुआ, और 20 में कोविड आया। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होने के बाद में मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो मुझे एक ब्रेक चाहिए था। ब्रेक लेने के बाद में मैंने 2021 में हम चीज़ें करते तो हैं, लेकिन उन चीज़ों में हम शायद ये भूल जाते हैं कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि टूरिज़्म नया था, तो उन सारी चीज़ों में फिर मुझे 5 साल में मेरा जो इंटरेस्ट है कल्चर में और आर्ट में, मैंने उसको लेकर फिर 21 में अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कल्चर देवी नाम से। जी
कल्चर देवी नाम है। और स्टार्ट मैंने हेरिटेज वॉक से किया, और उसके बाद 21, 22, 23 में अभी मैं रिसेंटली मेरे इटालियन गेस्ट अभी यहाँ से बस्तर घूम के गए हैं, और अब मैं पूरा गाइडिंग भी करती हूँ। और मैं ये बोल सकती हूँ अभी कि बस्तर संभाग में अकेली एक मैं ही फीमेल गाइड हूँ जो टूरिस्ट होस्ट करती है या घुमाती है। बस्तर संभाग में जी। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि एक फीमेल, एक यहाँ की लोकल लड़की होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते आप जो है इस तरह से गाइड कर रही हैं। कल्चर देवी, ये जो नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जनरली कुछ एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चाहे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे यही रखना है, क्योंकि गुडविल और ब्रांडिंग के लिए भी काम आता है, तो उसकी कैसे शुरुआत हुई? कल्चर तो बहुत एक कॉमन टर्म है, क्योंकि मुझे कल्चर ही में ज़्यादा फोकस रखना था। और कल्चर देवी में आप ये देखिए सर, उसमें कहीं बस्तर स्पेसिफिक नहीं है, वो एक जेनरिक है। तो ये सिर्फ मेरा जो टूर्स हैं वो सिर्फ बस्तर में फोकस्ड नहीं है, मैं बाकी स्टेट्स के भी जो कल्चर है उनको प्रमोट करती हूँ, और वहाँ के ट्रिप्स कल्चर देवी के थ्रू होते हैं। जैसे अभी उड़ीसा और नागालैंड का ट्रिप मैंने लगाया हुआ है, मैं वहाँ लेकर वहाँ की भी जगहों को प्रमोट करती हूँ। तो कल्चर का जो टर्म है वो कल्चर से आया। देवी जो है वो मैं नहीं हूँ। देवी हमारे भारतीय संस्कृति में महिला को देवी के नज़रिए से देखा जाता है। तो वो जो देवी है वो हर एक फीमेल है जो इस वीडियो को देख रही है, या मुझे जानती है या नहीं भी जानती है, जितने भी फीमेल है उनको एक रिस्पेक्ट के लिए मैंने वो देवी का उसमें नाम जोड़ा। और कल्चर देवी का जो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो है वो ये है सर कि जो फीमेल है वो ट्रैवल करे जी, या जॉब करे, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जी, तो वो कल्चर देवी उनके लिए है। तो इस तरह से तो आपने क्या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाया? प्रोप्राइटरशिप, यस जी। अभी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ही ऑपरेट कर रही हैं। तो कल्चर देवी में आप की वेबसाइट पे जैसे आप देख सकते हैं कि आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन जो है, और कम्युनिटी, आपने कहा कम्युनिटी जो है विजिट पे जाते हैं। तो आप काम क्या करते हैं अभी फिलहाल एज ए गाइड, एज ए टूरिस्ट, क्या काम करते हैं अभी आप? मैं मेरा दो काम है, एक गाइड के तौर पे और या फिर टूरिज्म के तौर पे, ये टूर ऑपरेटर का जो काम है वो, और दूसरा कंटेंट राइटर का। तो मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए मैं उनका टूरिज़्म या फिर जो इको टूरिज़्म मॉडल जो है वो प्रमोट करने का काम करती हूँ मैं, उससे मेरा इनकम होता है। और सेकंड इनकम जो है वो कल्चर देवी के टूर्स जी। फर्स्ट है उसमें हेरिटेज वॉक्स, और सेकंड है कस्टमाइज पैकेज, जिनको जैसे ट्रिप्स चाहिए होंगे उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बस्तर घुमाना। अब बस्तर घुमाने में भी क्या घुमाना, यहाँ के किन्हीं को, कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद है तो उसके लिए गाइड दूसरा है। मैं जिसमें पर्सनली मैं जाती हूँ उसमें होता है हाट बाज़ार हो गए हमारे, और गांव हो गए। गांव जैसे अभी जो इटली से आए थे उन्होंने वहाँ पे सुपरमार्केट से लोग चीज़ें खरीदते हैं, उन्होंने कभी रियल का खेत नहीं देखा है। तो हम खेत में उतरे, यहाँ पे फसल की कटाई हो रही थी, वो लोग वहाँ पे गए, फसल काटा भी उन्होंने, गांव वाले जी। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मुझे भी हेल्प करता है एज अ ह्यूमन ऑब्जर्व करना, कि शायद मैं चीज़ें देखती होंगी लेकिन मैंने उनके नज़रिए से देखा, मैंने बस्तर का एक और चेहरा देखा जी। तो वो बहुत मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए, और बस्तर को और नए जगहों तक पहुंचाने के लिए जी। तो वैसे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप अब हम स्वतंत्र हैं, और बट अगर आपके साथ जाते हैं तो जो चीज़ों को समझने का एक पर्सपेक्टिव होता है वो आपको अलग से डेवलप करते हैं। मतलब इसीलिए आप शायद आपकी जो प्रोफेशनल फीस है, जो चार्ज करते हैं कि नई चीज़ों को हम, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई, मैं पली बढ़ी और मुझे यहाँ की चीज़ों का मालूम है,
तो मैं उसके हिसाब से जो भी टूरिज्म सेक्टर में अलग अलग इको टूरिज्म में कंपनीज हैं उनके लिए कंटेंट राइटिंग का काम करना और एज ए टूर ऑपरेटर गाइड जो है काम करना। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि ये जो कंटेंट लिखने का काम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राइटिंग में इंटरेस्ट है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तमिल तेलुगु अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं उनको आती हैं और वो सब अलग अलग सेक्टर में काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई ठीक है, मैं घर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, मैं भी कुछ कंटेंट राइटिंग का काम करूँ। तो इसमें एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल या फ्रीलांसिंग जो आप कहते हैं वो भी आजकल चल रहा है, काफ़ी वेबसाइट्स हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे यूथ को गाइड करिए कि किस तरह से वो अपनी वो स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, वो एक पैशन के रूप में उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को। फ्रीलांसर का जो जर्नी है सर, उसके लिए आपको पहले आपको खुद को पेश करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर किसी को काम दे रही होंगी तो उसका राइटिंग जब तक मुझे दिखा नहीं होगा तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो मेरा काम कैसे करेगा। हाँ जी। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं। मेरा सोशल मीडिया, मैं जिनके लिए काम करती हूँ वो तो अलग है, उनके लिए राइटिंग होता है, लेकिन आप अगर मेरा पर्सनल प्रोफाइल भी चेक करेंगे तो उसमें मेरे ख्याल और मैं जो देखती हूँ वो भी पेश होता है। तो उससे लोगों को ये पता है कि मेरा राइटिंग स्किल क्या है या फिर मैं किस स्टाइल पे लिखती हूँ। लोगों को जो मुझे काम देते हैं वो शायद अच्छे इंग्लिश या उसलिए मुझे काम नहीं देते होंगे, लेकिन मेरे राइटिंग स्टाइल के लिए देते होंगे। तो एक जॉनर भी है, मैं टूरिज़्म और आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिखती हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे जॉनर है राइटिंग के, क्रिएटिव के साथ साथ में टेक्निकल राइटिंग भी होता है। तो वो स्टार्ट करने के लिए आपको पहले अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग आप तक पहुंचेंगे और वो धीरे धीरे होगा। एक आपको काम मिलेगा, उसके बाद फिर वो रेफरेंस देंगे और फिर वैसे काम बढ़ता जाता है। जी, तो ये हो गया जी। और एज ए टूर ऑपरेटर, जैसे आप हेरिटेज वॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हेरिटेज वॉक का क्या कॉन्सेप्ट है? दिल्ली मुंबई वगैरह में तो दिल्ली आगरा या जो भी रीजन्स है वहाँ पे है, बट बस्तर में कल्चर देवी के थ्रू उसके बैनर के तले आप कैसे चीज़ें प्लान करते हैं या कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज़ बताएं। जैसे आपने कहा सर कि हेरिटेज वॉक्स दिल्ली, गुजरात यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टाइम से होता है, लेकिन बस्तर में और छत्तीसगढ़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है। लोगों को पता नहीं कि हेरिटेज वॉक में होता क्या है। तो हेरिटेज वॉक का मतलब है हमारे पास बस्तर में ज़्यादा मंदिर या ऐसा कुछ भव्य आर्कियोलॉजी वाइज हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं हमारे पास, लेकिन स्टोरीज़ हैं और चीज़ें कैसे घटी, लेजेंड्स हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बाकी इंडिया के पार्ट से बहुत अलग हैं। तो हेरिटेज वॉक में जगदलपुर हेरिटेज वॉक का अगर मैं बात करूं तो वॉक स्टार्ट होता है गोल बाज़ार से। गोल बाज़ार में इमली का पेड़ है जहाँ पे जो बहुत बड़ी मान्यता रखता है स्वतंत्रता के टाइम के लिए और हमारा जो फ्रीडम फाइट रहा है उसको सिग्निफाई करता है। तो सारी कहानियां मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आप मुझे मेरे हेरिटेज वॉक में जुड़िए जी। तो वहाँ से वॉक स्टार्ट होके स्टोरीज बिल्डअप होकर फिर हम सिरासर भवन के पास में आते हैं और वहाँ पे रथ, जो हमारा दशहरा का रथ है, वो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, क्योंकि स्क्रैच से पूरा जो बिल्डिंग वो रथ बनता है वो बाय हैंड बनता है। उसको देखना मैं उसके बारे में बहुत देर तक बता सकती हूँ, सुनने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से जी। तो वैसे वैसे करके हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं और हेरिटेज वॉक कंक्लूड होता है राजमहल में, बस्तर राजमहल में। तो हेरिटेज वॉक ये पूरी कहानियों को लेकर 2 घंटे का वॉक होता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ज़्यादा सुनने में तो वो 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का भी वॉक चल सकता है। उसके लिए आप इनको मैडम को अलग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपका जो है स्क्रीन पे वेबसाइट इनकी है, सारे नंबर्स हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि आप जगदलपुर जब भी आएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ दंतेश्वरी माँ का मंदिर है और दंतेवाड़ा में भी है, वहाँ पे मंदिर, दर्शन करने जाते हैं। माई यहाँ भी रहती हैं, माई वहाँ भी जाती हैं।
और जगदलपुर का दशहरा जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि वो एक दिन नहीं 75 डेज तक, 75 दिनों तक दशहरा मनाया जाता है। रथ जो निकलता है जिस पे देवी जी सवार होती हैं और परिक्रमा की जाती है, तो उसके जैसे आपने बताया लकड़ियाँ जो जंगल से आती हैं, हाथ से मैन्युअली जी लोग यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हैं पूजा करने के लिए, जंगल से लकड़ी काटने के लिए, हर तरह के लिए एक मान्यता है जो हजारों सालों से यहाँ पे वो फॉलो की जा रही, आज भी वो यहाँ जिंदा है, जीवित है। तो वो सब चीज़ों के लिए आप बिंदु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे, इनकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म या इस तरह की जो चीज़ें हैं, यहाँ बस्तर में तो आप हैं तो कर ले रही हैं, बट जैसे नागालैंड में आपने बताया या उड़ीसा का बताया आपने, वहाँ कैसे मैनेज करती हैं आप? मतलब क्योंकि वो तो नई जगह होती है किसी के लिए भी, तो सर्विसेज या प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई जब आप ऑफरिंग्स करते हैं मार्केट में, तो जी। वो किन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, कैसे करते हैं? कोई भी नया डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए या पैकेज बनाने के लिए मैं जहाँ गई हूँ उन्हीं चीज़ों को मैं प्रमोट करती हूँ। तो सारी जगहों पे, जिन जगहों पे मैं विज़िट की हूँ, मैं लास्ट ईयर मैं मणिपुर और नागालैंड दोनों जगह गई थी। मणिपुर का सांगाई फेस्टिवल और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जी। वो विज़िट किया हुआ है, पर्सनली विज़िट किया हुआ है। वहाँ पे होम स्टेज, नागालैंड के होम स्टेज और बस्तर के होम स्टेज बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे ये अभी बूम कर रहा है, मतलब हम अभी सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत टाइम से होस्ट करते हैं। मैच्योर जी मार्केट जी है। जी जी। तो वेलकमिंग भी है वहाँ से। वो सारी चीज़ों को देख के उसके बाद में पैकेज बनता है, और वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं टूर ऑपरेटर और गाइड, वैसे ही उन सारे डेस्टिनेशन के भी जो कम्युनिटी टूरिज्म में है, मतलब आइडियोलॉजी मैच होना चाहिए उन्हीं के साथ में ही मैं एज अ पार्टनर उनके साथ में मिलके ये सारे पैकेजेस तैयार करते हैं जी। और वो प्रमोट करते हैं फिर। तो अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट है, पैशन है राइटिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर घूमने का, जो लोगों को बाहर से लगता है कि भाई मैं घूमने भी जाऊंगा, मुझे देखने को मिलेगा और मैं बिजनेस में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट से या कन्वर्जन इनटू सेल्स या फिर जो पैकेज आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसको कैसे आप करते हैं? मतलब सेल्स कैसे ले आते हैं, लोगों से कैसे बिजनेस लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताइए। प्रोडक्ट जो डेवलप कर रहे हैं हम, उसके लिए आपको 1 साल का टाइम तो देना पड़ेगा। मतलब मैं अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल में आज प्रमोट कर रही हूँ तो वो अभी सेल हो जाएगा, वो वैसा नहीं है। वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, उसके लिए मेरे पास कस्टमर्स होंगे। तो पहले आप विज़िट करेंगे उस जगह को और समझेंगे। उसके बाद में फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल, जैसे हमारा दशहरा का भी टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे हम गेस्ट को बुला सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड का है, तो वो 1 से 10 दिसंबर को ही सेलिब्रेट होता है। अभी तो आप जाने भी वाली हैं। जी। तो उसके लिए आपको 6 महीने कम से कम, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन हमको पता है, और नॉर्थ ईस्ट में है तो ऑब्वियसली फ़्लाइट या फिर ट्रेन के टिकट्स आपको, जो हमारे साथ आएंगे गेस्ट, उनको पहले से ये सारी बुकिंग्स करनी पड़ेंगी, छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। तो 6 महीने पहले से आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये पैकेज के लिए मेरा जो टाइमलाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जी। उसके बाद में आप उसको डिजिटल मार्केटिंग एड्स रन करके आप उसको बूस्ट करना चालू करते हैं, प्रमोट करना चालू करते हैं, और इवेंचुअली फिर उसमें से मैं ज़्यादा बड़े ट्रिप्स नहीं ले जाती। मैं 5 से 8 लोगों का ही बैच में होस्ट करती हूँ, ताकि मैं सबके साथ इंडिविजुअली कनेक्ट कर पाऊँ और वो लोगों को भी टाइम दे पाऊँ। तो उतना ही बिजनेस होता है, और वैसे फिर टूर्स बनते हैं। और कौन कौन से कंट्रीज़ के लोग यहाँ बस्तर या छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलते हैं आने के लिए यहाँ? वैसे तो सर बाकी लोगों के पास ज़्यादा गेस्ट आते हैं, लेकिन क्योंकि मैं नहीं हूँ अभी कल्चर देवी के फॉर्म पे, तो लास्ट ईयर दशहरे के टाइम पे लंदन से आए थे ब्रिटिश एम्बेसी के लोग, उन्होंने बस्तर दशहरे को देखा था। डेनमार्क हो गया, फिर फ्रांस हो गया, ये कंट्री से ज़्यादा लोग आते हैं बस्तर घूमने के लिए।
फर्स्ट ईयर में कितना आपने रेवेन्यू या एक इनकम जनरेट की अपने एफर्ट से, और अभी कैसे क्या ट्रेंड रहा है, कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं, क्या चीज़ें सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? फर्स्ट ईयर पे सर 6 महीने तो कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। अच्छा। और उसके बाद फिर पहला जो इनकम मेरा हुआ वो टूर से नहीं हुआ, वो राइटिंग से हुआ पहला। अच्छा। जी, सोशल मीडिया हैंडलिंग, उससे पहला इनकम था जो अलग, मतलब जॉब छोड़ने के बाद मुझे अलग से मिला। उसके बाद में फिर हेरिटेज वॉक वो स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर मेरा इनकम जनरेट हुआ। और बच्चों से मिलना, पहले जो मेरे जो पहले गेस्ट रहे हैं हेरिटेज वॉक में वो स्कूल स्टूडेंट्स रहे हैं, स्वामी आत्मानंद के, और 2 स्कूल और थे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के थ्रू मैंने उसमें हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज़ किया था वर्ल्ड टूरिज़्म डे के दिन पे, 27 सितंबर। तो वहाँ से फिर लोगों को और पता चला। तो धीरे धीरे सर फिर 1.5 साल बहुत कम था। उसके बाद नहीं, में मतलब जस्ट एक लोगों को पता तो चले भाई, 1,50,000, 10,000, 5,000, कुछ भी। पहला इनकम मैं बोल सकती हूँ कि वो 10,000 से स्टार्ट हुआ। अच्छा। पहला इनकम। वो ब्लॉगिंग वाला था जी या? जी, ब्लॉगिंग वाला। तो मतलब आपको कंटेंट लिखने हैं, जी आपको जी पैसे मिल जी। गए। बट एज ए टूर ऑपरेटर जो आप कह टूर रहे हैं, ऑपरेटर का जो था बिजनेस, वो पहला स्टार्ट हुआ 300 रुपये। 300 रुपये, जी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट ईयर अगर हम टोटल आपकी रेवेन्यू देखें तो वो ओवरऑल कितनी रही हर चीज़ को मिला के, जस्ट रफ फिगर? 50,000 के आसपास। अच्छा, और ये 50,000 कॉन्फिडेंस देता है। जी। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। क्लाइंट्स को समझने के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि अभी आ रहे हैं, अगले महीने नहीं आए तो मैं छोड़ दी, नहीं। मुझे लगा रहना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कन्वर्जन देता है। इस साल नहीं दिया तो अगले साल वो ज़रूर देगा। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी। और अभी मेरे 6 महीने में, मेरा इस साल का 6 महीने में 3 लाख प्लस हो गया है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो मतलब आपका एक 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 डिसेंट हाँ, अमाउंट हो जाता है कि भाई साल भर में 6 Yes. महीने ही टूरिज्म का यहाँ पे है, तो मेरा बाकी का हो जी। गया। अब नेक्स्ट टाइम का हम प्लान करते रहेंगे। बट अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, कि भाई 50,000 से स्टार्ट किया, अब 3 लाख तक पहुँच गए हैं, अब हमको और बढ़ाना है, जी। तो उसमें आप क्या चीज़ें सोचते हैं, कैसे युवाओं को, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, लोग आपको देख करके इंस्पायर हो रहे होंगे कि नहीं भाई, बिजनेस जो है वो ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया कल आपको सब कुछ इनकम आना चालू हो गई। जी। ये एक पेड़ लगाने जैसा होता है जी। कि पेड़ आप लगाते हैं, धीरे 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 2-4 साल में जो है आपको उसका फल मिलने लगता है। तो आगे का आप क्या सोचती हैं, कैसे क्या देखती हैं? इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, कल्चर देवी सिर्फ बस्तर फोकस्ड नहीं है, इंडिया का कल्चर को दिखाने के लिए है। तो डिफरेंट लोकेशंस के प्रोडक्ट्स डेवलप करना, और मैं वैसे ही कर रही हूँ। जैसे अभी नागालैंड हो गया, फिर पौंडीचेरी भी मैं गई थी। हेरिटेज और आर्ट और कल्चर, ये तीनों फोकस है मेरे, जिसके ऊपर में मेरे प्रोडक्ट्स होंगे। और सीज़न वाइज प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा फोकस वैसा ही है। जी। मैं बहुत लकी हूँ सर यहाँ पे कि मेरे फ्रेंड्स या फिर जो मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। क्राउड फंडिंग करवा जी। लिया आपने। जब मैं 5 साल जॉब करती थी टूरिज़्म में, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर में, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बने जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे पैशन को जानते हैं, और मैं कितना बस्तर के लिए और जो भी चीज़ें हैं सारी। तो जब कल्चर देवी बना तो लोगों ने मुझे पूछा कि आपको किस में हेल्प चाहिए। तो वो वेबसाइट डेवलप करने का काम मेरा वो MBA स्टूडेंट है, वो पास आउट भी नहीं हुआ है अभी, उसने पूरा डेवलप करके दिया, और बहुत अच्छा बना है। और कंटेंट क्योंकि मैं लिखती हूँ तो कंटेंट उसमें मेरा है, वो इन्वेस्टमेंट है। 2 साल के बाद मुझे उसको रिटर्न करना है। मेरा सर वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा है, थ्रू रेफरेंस अभी बिज़नेस ज़्यादा आते हैं। और सेकंड है इंस्टाग्राम से बिज़नेस ज़्यादा आता है। लिंक्डइन में जो भी कंपनी
सारे के लिए मैं बोल रही हूँ, तो लिंक्डइन में हम एज अ कंपनी हमारे जो विजन है या फिर ऑब्जेक्टिव है हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, और एज एन इंडिविजुअल हम क्या एफर्ट दे रहे हैं सोसाइटी को, हमारा क्या आउटपुट है और वो सोसाइटी को हेल्प कैसे कर रहा है, वो लिंक्डइन पे दिखता है। वेबसाइट पे मेरा जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली अवेयरनेस के लिए है और टूर्स जो हैं उनके लिए है, उसमें सेल का ऑप्शन नहीं है, वो बस एक वेबसाइट रहता है। तो जैसे इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि वो मुझे तो जानते नहीं, तो वेबसाइट होने से वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम होता है, तो वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि आप थैंक यू सो मच। लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।